आज बात होगी एक खोपड़ी की, जिस खोपड़ी को आदरणीय मोनू भैया जब तरुणावस्था में थे तो कहीं से लेकर के चले आए थे साहब श्री के पास, और वो खोपड़ी क्या क्या खेल दिखाया, वो खोपड़ी क्या क्या रंग दिखाया, इस संबंध में हम आप आज जानेंगे। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना है, आज बात होगी एक खोपड़ी की। वो खोपड़ी आदरणीय मोनू भैया लाए थे। कहाँ से लाया है, वो खोपड़ी कहाँ गया, कहाँ का वो खोपड़ी घूमा, कौन ले गए, फिर वो क्यों वापस लाए, फिर वो खोपड़ी कहाँ रख दिया गया, और उस खोपड़ी का फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं। और इस विषय का आधार होगा अनमिल आखर। जी हाँ, अनमिल आखर इस विषय का आधार होगा, और इसका पृष्ठ संख्या है 197। तो आइए, जानने को आप भी उत्सुक होंगे और मैं भी पढ़ने को उत्सुक हूं। तो आइए हम सभी मिलकर पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। समझेंगे तब तो लोगों के बीच इस बात की चर्चा करेंगे। आइए। एक रविवार को अभिनव आनंद, जो 9वीं कक्षा के छात्र थे, आदमी की एक खोपड़ी लेकर अपने फ्लैट में दाखिल हुए। हरिंद्रानंद और नीलम यानी साहब और दीदी वही ड्राइंग रूम में बैठे थे। हाथ में खोपड़ी देखकर नीलम दीदी ने पूछा, यह क्या है? मोनू भैया बोले, मम्मी 108 नंबर फ्लैट के अंकल केरल चले गए, वो रिटायर कर गए, उनका घर खाली है, दरवाजे खिड़कियां खुली हुई है और कोई सामान नहीं है। 108 नंबर फ्लैट और इनके घर के बीच बस एक और फ्लैट था, ये 106 में रहते थे। साहब दीदी 106 में रहते थे, और उस फ्लैट, जिस फ्लैट की बात हो रही है, इनके और इनके बीच में बस एक फ्लैट की ही दूरी थी। वे बायोलॉजी के प्रोफेसर थे। कंकाल, खोपड़ी, कीट पतंगे उनके घर में दिखी जाया करते थे। घर की अलमारी में यह खोपड़ी रखी थी, आप वहीं रखाइए। साहब श्री ने कहा मोनू भैया को, आप वहीं रखाइए। मोनू बाबू ने हाँ तो कहा। तब तक नीलम ने कहा, दीदी नीलम ने कहा, देखें पापा तो बचपन में श्मशान से ही खोपड़ी ले आते थे। नीलम ने साहब से पूछा, अच्छा खोपड़ी का आप करते क्या थे? बात पर बात चलती है तो प्रसंग भी कुछ उठ जाता है। दीदी बोली कि साहब तो श्मशान से ही खोपड़ी ले आते थे, और पूछे दीदी साहब से कि आप उस खोपड़ी का करते क्या थे? साहब श्री बोले, खाना बनाकर थोड़ी खाता था। साहब बोले, खाना बनाकर थोड़े ही खाता था, लाइए एक तमाशा दिखाता हूं। साहब श्री बोले, लाइए एक तमाशा दिखाता हूं। साइकिल चलाना छोड़ दिया है। साहब श्री का कहना था, साइकिल चलाना छोड़ दिया, इसका मतलब यह थोड़े है कि साइकिल चलाने की कला भूल गया हूं। मोनू बाबू चक्कलस मारने निकल चुके थे। चक्कलस मारने यानी बच्चे लोग ने घर से निकलते हैं, घूमने टहलने इधर उधर चले जाते हैं, उसी को चक्कलस मारना भी बोलते हैं। मोनू बाबू चक्कलस मारने निकल चुके थे। उनके बड़े भाई अन्नू बाबू वहीं बैठे भुनभुना रहे थे। अर्चित भैया, उनका बचपन का नाम अन्नू जी है। तो उनके बड़े भाई यानी मोनू भैया के बड़े भाई अन्नू बाबू वहीं बैठे थे, भुनभुना रहे थे। पापा भी क्या क्या करते रहते हैं, मन ही मन धीरे धीरे भुनभुना रहे थे। पापा भी क्या क्या करते रहते हैं। किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर साहब बोले, जरा सरसों तेल और सिंदूर लाना। हरिंद्रानंद ने नीलम से कहा, साहब ने दीदी से कहा कि जरा सरसों तेल और सिंदूर लाना। दोनों सामग्री आई। थोड़ा सरसों तेल दाहिनी हथेली पर मांगा, फिर उसमें थोड़ा सिंदूर मिलाया। अब बाएं हाथ की अनामिका से सिंदूर को तेल से मिलाने लगे। शायद मिलाने की गिनती भी निर्धारित थी। वो जो उंगली से मिला रहे थे वो गिनती निर्धारित थी, यानी कि एक खास गिनती तक उसको गिनते हुए मिलाए थे, और साथ ही मंत्र भी बुदबुदा रहे थे। नेपथ्य में मंत्र भी, मतलब मन ही मन मंत्र भी बुदबुदा रहे थे। तत्पश्चात बाएं हाथ के अंगूठे से खोपड़ी पर गहरा लाल लंबा टीका कर दिया। साहब श्री उस खोपड़ी पर गहरा लाल लंबा टीका कर दिए। कहा, इस खोपड़ी को यही पलंग के नीचे रख दीजिए। रात में उसी पलंग पर
लवली और मोनू सोया करते थे। लवली दीदी, अनुनीता दीदी और मोनू भैया उसी पर सोया करते थे। कुछ तो नहीं हुआ, नीलम ने चुटकी लेते हुए कहा। दीदी माँ अक्सर साहब से इस तरह का बातचीत होती रहती थी, चुटकी लेना। कुछ तो नहीं हुआ, नीलम ने चुटकी लेते हुए कहा। भाई रात होने दीजिए। साहब बोले भाई रात होने दीजिए। बात खत्म हो गई। बगल वाले कमरे में ही इनका सैनकस था, उसी में पूजा का रैक भी। मध्य रात्रि सभी सोए थे, मध्यरात्रि सभी सोए थे। अचानक लवली के रोने की आवाज आई। अचानक लवली दीदी की रोने की आवाज आई। नीलम अकबका कर कमरे से बाहर आई। ये भी पीछे पीछे, साहब भी पीछे पीछे आए। बल्ब जलाया गया। वैसे नाइट बल्ब जल रहा था, पर उसकी रोशनी पर्याप्त नहीं थी। नाइट बल्ब का रोशनी बहुत हल्का होता है, पर्याप्त नहीं थी, इसीलिए बल्ब जलाया गया। पलंग पर दोनों उठकर बैठे थे। मोनू भी डरे हुए थे। नीलम ने लवली को चुप कराया, पूछा क्या हुआ। नीलम दीदी बोली लवली दीदी से, क्या हुआ। मम्मी एक औरत बिस्तर पर बैठकर हम दोनों को हिलाकर जगा रही थी। दोनों एक साथ बोले। कौन? तो लवली दीदी और मोनू भैया बोले कि एक औरत बिस्तर पर बैठकर हम दोनों को हिलाकर जगा रही थी। अरे यार कुछ भी तो नहीं है, साहब ने हिम्मत दिलाया, साहस दिलाया। आप लोग शेर के बच्चे हैं, इसमें डरना क्या है। बच्चों को भयाक्रांत देखकर नीलम दीदी ने उन्हें बेडरूम से ले आई और कहा यहीं सो जाओ, अपने पास कहीं यहीं सो जाओ। दूसरे दिन सोमवार की शाम में चर्चा के दौरान रात की घटना का भी जिक्र हुआ। खोपड़ी अभी भी उसी पलंग के नीचे रखी थी। चर्चा में कई लोग आए थे। सहरसा जिले का एक नवयुवक गुरु भाई रघु, जो पटना में एक विधायक के आवास में रहा करते थे, बोले सर ऐसे ही बच्चे डर गए हैं। इस पुरानी मरी हुई खोपड़ी में अब क्या रखा है। सर हमको दे दीजिए, हम ले जाते हैं। वो बोले कि सर हमको दे दीजिए, ले जाते हैं। इस मरी खोपड़ी में क्या रखा है। वो अपना हिम्मत दिखा करके बोले। साहब हरिंद्रानंद खोपड़ी को खुद ही हटाना चाह रहे थे। जाते समय एक झोले में बाइक पर खोपड़ी लेकर चले गए। वो जो व्यक्ति थे वो बाइक पर उस खोपड़ी को झोला में रख के लेकर चले गए। 2-3 दिनों के बाद वे शाम में आए। वही व्यक्ति जो खोपड़ी लेकर गए थे, 2-3 दिनों के बाद वे शाम में आए, घबराए और परेशान। आवाज निकल नहीं रही थी उनकी, पर किसी तरह बोले सर खोपड़ी ले आए हैं। आवाज निकल नहीं रही थी, फिर भी घबराए हुए बोले सर खोपड़ी ले आए हैं। हरिंद्रानंद साहब श्री ने मन ही मन सोचा, फिर जहमत आ गई। वो हटाए थे और फिर आ गए, मन ही मन सोचे, फिर जहमत आ गई। सर बहुत गड़बड़ हो गया। वही व्यक्ति बोली जो खोपड़ी ले गए थे। सर बहुत गड़बड़ हो गया। आज हम बाहर निकले हुए थे, डेरा लौटे तो पता चला कि दिन में मेरे रूम में आग लग गई और सब कुछ जल गया। बहुत मुश्किल से आग बुझी। आपको खोपड़ी नहीं ले जाना चाहिए थी। साहब से ही बोले आपको खोपड़ी नहीं ले जानी चाहिए थी। आदमी को जोश में होश नहीं खोना चाहिए। बिल्कुल सही बात। जब सभी बातों की जानकारी हो तभी कोई काम करना चाहिए, नहीं तो वो प्राणघाती भी हो सकता है। सचमुच सब कुछ जल गया? दीदी नीलम ने पूछा। क्या सचमुच सब कुछ जल गया? बहुत सामान तो नहीं था। मेरा टेप रिकॉर्डर भी जल गया। मैंने उसमें कुछ पैसे छुपा कर रखे थे। वो व्यक्ति बोले कि मेरा टेप रिकॉर्डर भी जल गया, उसमें कुछ पैसे भी छुपा कर रखे थे। साहब ने कहा ठीक है, खोपड़ी को नीचे गैराज में रखाइए। उसने कहा, साहब श्री ने कहा कि आप जाइए उस खोपड़ी को नीचे गैराज में रख दीजिए। सर किसी को भेज दिया जाए। बेचारे को तो डर से हालत खराब था, क्योंकि उसके साथ दुर्घटना हो चुकी थी। अब वो खोपड़ी के नजदीक जाना भी नहीं चाहता था। सर किसी को भेज दिया जाए। मोटरसाइकिल के हैंडल में एक झोले में रखा है। झोला नया है लेकिन नहीं चाहिए मुझे। इतना घबराया हुआ था बेचारा कि नया झोला भी लेना नहीं चाहता था और खोपड़ी को उसी झोला में लाया था। झोला नया है लेकिन नहीं चाहिए मुझे। अन्नू बाबू ने गैराज की चाबी निकाल कर दी और 2 आदमी उसे रखने चले गए। गैराज से गाड़ी निकालते समय चालक की नजर बराबर उस पर पड़ती रहती। बच्चे भी देखते थे। ड्राइवर आकर कहता, सर खोपड़ी का लाल निशान हम लोग को देखकर हंसता है, जैसे चिढ़ा रहा हो, किंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई उपद्रव नहीं। साहब क्या
वो खोपड़ी कोई प्रतिक्रिया या कोई उपद्रव या कोई वो खोपड़ी अपने मनमाना नहीं कर सकता था कि वो तो साहब श्री के यहाँ था। सरकारी आवास बदलकर अब 60 फ्लैट में चला गया। साहब श्री का सरकारी आवास अब बदलकर 60 फ्लैट में चला गया। उसके कुछ महीनों के पश्चात वो गैराज खाली करना था। जिस गैराज में वो खोपड़ी थी उस गैराज को खाली करना था। अन्नू बाबू चाबी लेकर गए, गैराज खाली हो गया। डेरा बदलता है तो बाकी सामान निकाल के लोग खाली कर ही देते हैं। चाबी केयर टेकर को दे दी गई। अब किसी को ध्यान ही नहीं था कि खोपड़ी का क्या हुआ। तो हम सभी जाने कि मोनू भैया खेल खेल में पड़ोसी के घर से वो खोपड़ी लेकर के चले आए थे और वो खोपड़ी साहब के यहाँ भी उनके दोनों बच्चों को डराया। जो उस खोपड़ी को लेकर चला गया, जिसको कि कहावत है ना कि जाने ढोर का मंतरना और गेहूं से पंगा लेना, वही हाल उनका हो गया। जानते समझते कुछ नहीं थे, ढिठाई दिखाकर ले गए खोपड़ी, उसका परिणाम को भोगे वापस फिर साहब को ला कर दे दिए। और वो खोपड़ी भी फिर न जाने क्या हुआ नहीं हुआ, उस खोपड़ी को कौन ले गया, क्या हुआ, या उसी गैरेज में रह गया, इसका कुछ अता पता नहीं है। तो इस तरह हम देखें साहब के जीवन में घटित एक घटना से परिचित हुए। इसी तरह मैं आपको साहब श्री के जीवन में घटित घटना, जिसका आधार वही अनमिल आखर और आओ चले शिव की ओर होगा, उससे मैं आपके बीच बताता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। मैं भी समझूंगा, आप भी समझिए और लोगों को भी समझाना है। तो आप सभी को यदि अनमिल आखर नहीं है तो खरीद लीजिए और आओ चले शिव की ओर, ये दोनों पुस्तक हम लोगों के पास निश्चित रूप से रहना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो चलिए फिर कभी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को फिर से प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। और हाँ, शिव हमारे गुरु हैं, जन जन के गुरु शिव हो, इस निमित्त हमें शिव कार्य करते रहना है, लोगों को बताते रहना है कि शिव हमारे गुरु हैं। आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं और वो भी शिव कार्य करने लगे, ऐसा मेरा प्रयास होना चाहिए।